हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइमरी एजुकेटिव। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मानव में उत्सर्जन की स्टडी की थी, यानी मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में जाना था। और आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं पादप में उत्सर्जन, यानी पौधों में किस प्रकार से उत्सर्जन की क्रिया होती है। पादप में उत्सर्जन के बारे में जानने से पहले एक बार इसकी डिफिनेशन को देख लेते हैं कि उत्सर्जन कहते किसको है। जीवों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं, उन्हीं अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन को मैंने काफी डिटेल में पिछले वीडियो में समझाया है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देख लें, तब आपकी समझ और अच्छे से बन जाएगी। बच्चों, मैं जो भी टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ उसे बहुत माइन्यूटली स्टडी करवा रही हूँ, हर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस कर रही हूँ। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी तरह के कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज करें। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप उसके लिए भी अपनी सलाह दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखते हैं पौधे अपना वेस्ट मटेरियल यानी अपशिष्ट पदार्थ को किस प्रकार से निष्कासित करते हैं। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जंतु और पादप में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। जैसे पादप स्थिर होते हैं और जंतु गतिमान होते हैं। पादप की तुलना में जंतुओं में अधिक कॉम्प्लिकेशंस होती है, जिसके कारण जंतुओं में विशिष्ट अंग एवं अंग तंत्र पाए जाते हैं। तो जंतुओं में जैसा कि हमने देखा कि उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग तंत्र पाए जा रहे थे, लेकिन उस तरह की कोई बात आप पादप में नहीं पाएंगे। पादप में उत्सर्जन के लिए कोई विशिष्ट अंग या अंग तंत्र नहीं होता, जैसा कि हमने जंतुओं में देखा। यानी मानव में हमने स्टडी कर लिया है कि किस प्रकार के अंग एवं अंग तंत्र पाए जाते हैं। हमने उत्सर्जन तंत्र की स्टडी बहुत अच्छे ढंग से कर ली है। तो आप यह पूछोगे कि पौधों में उत्सर्जन किस प्रकार से होती है। अगर कोई विशिष्ट अंग या अंग तंत्र नहीं पाए जाते तो आखिर पौधे अपने विकार पदार्थों को किस तरह से अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। क्योंकि अगर उत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी तो पौधे का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए अपशिष्ट पदार्थ को पौधे के शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए अपशिष्ट पदार्थों को पौधे बाहर निष्कासित तो करते हैं, लेकिन विभिन्न तरीके अपनाते हैं इसके लिए। तो अब हम जानेंगे कि वह विभिन्न तरीके क्या हैं जिनसे पौधे इन विकार से यानी उत्सर्जी अपशिष्ट से छुटकारा पाते हैं। बच्चों, पौधों में विभिन्न प्रकार के वेस्ट होते हैं, जिनमें गैसियस वेस्ट होते हैं, यानी ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो गैस के फॉर्म में होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो बच्चों, आप यह जान लें कि वातावरण में जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसे पौधे यूटिलाइज करते हैं। उसे किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं, यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। और भोजन निर्माण के उपरांत ऑक्सीजन गैस भी बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो यह जो बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन गैस, उसकी जरूरत पौधों को नहीं होती है, इसलिए पौधे क्या करते हैं, इसे निष्कासित कर देते हैं। तो यह तो हो गई प्रकाश संश्लेषण की बात। यानी प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिससे पौधे अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं, और इस भोजन निर्माण के दौरान बाई प्रोडक्ट यानी उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। यानी ऑक्सीजन गैस की जरूरत पौधों को नहीं होती, तो यह उसे निष्कासित कर देती है। निष्कासित उसी पदार्थ को किया जाता है जिसकी जरूरत नहीं होती है। ऑक्सीजन की जरूरत पौधे को नहीं है, तो पौधे ने क्या किया, इसका निष्कासन कर दिया। तो इसका निष्कासन पौधे किस प्रकार से करेंगे? पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे रंध्र यानी छिद्र होते हैं, जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं। इसी स्टोमाटा के द्वारा पौधे अपना वेस्ट प्रोडक्ट यानी ऑक्सीजन को निष्कासित कर देते हैं। तो यह हमने जान लिया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट पौधों ने बनाया यानी ऑक्सीजन, उसे निष्कासित कर दिया स्टोमाटा के द्वारा। तो बच्चों, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक पौधा है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। आप देख पा रहे हैं कि इस पौधे पर सनलाइट पड़ रही है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लीफ की ओर जा रही है। तो CO2 किस तरह से लीफ के अंदर जा रही है? स्टोमाटा के थ्रू, ठीक है। और भोजन निर्माण के बाद जब बाई प्रोडक्ट का निर्माण होता है यानी ऑक्सीजन का निर्माण होता है,
तो ऑक्सीजन किस रास्ते बाहर आ रही है? लीफ के इसी स्टोमाटा के द्वारा ऑक्सीजन बाहर आ रही है। तो जैसा कि डायग्राम से ही स्पष्ट हो रहा है कि भोजन निर्माण के बाद जो बाई प्रोडक्ट है जिसकी जरूरत प्लांट को नहीं है, उसे प्लांट ने किस प्रकार से निष्कासित किया? उसे लीफ के स्टोमाटा के द्वारा ही निष्कासित कर दिया गया। इतनी बात आपने समझ ली कि स्टोमाटा के द्वारा ही उत्सर्जी पदार्थ को निष्कासित किया गया, यानी ऑक्सीजन को निष्कासित किया गया। और यह जो निष्कासन की प्रक्रिया है यह विसरण क्रिया के द्वारा होती है। विसरण क्रिया जिसमें पदार्थों का गमन हायर कॉन्सेंट्रेशन यानी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होती है, यही विसरण क्रिया है। या मैंने पहले भी समझाया हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो रही है? विसरण क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को निष्कासित कर दिया गया है। ऑक्सीजन गैस सिर्फ पत्तियों के द्वारा ही निष्कासित नहीं किए जाते, बल्कि पौधे के अन्य भागों में उपस्थित वातरंध्रों यानी लेंटिसेल्स के द्वारा भी निष्कासित किए जाते हैं। तो बच्चों, आपके स्क्रीन पर जो डायग्राम है वह स्टोमाटा की डायग्राम है। ए में स्टोमाटा खुली हुई है और बी में स्टोमाटा बंद है। स्टोमाटा अगर खुली ना हो तो ना CO2 अंदर जा सकती है और ना ऑक्सीजन का निष्कासन हो सकता है। तो ऑक्सीजन का निष्कासन तभी संभव है जब स्टोमाटा खुली हुई हो। और अब दूसरी बात जानते हैं श्वसन के बारे में। जब पौधे सजीव हैं तो श्वसन की क्रिया भी तो उसमें होगी ना? बिल्कुल होगी। तो जब बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि श्वसन के दौरान क्या होता है पौधों में, ज्यादातर बच्चे यही आंसर करते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, लेकिन इसके विपरीत क्रिया पौधों में होती है। पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ज्यादातर बच्चे मुझे यही आंसर करते हैं। बच्चों, आपकी जानकारी गलत नहीं है, पर यह श्वसन नहीं है। इसे श्वसन नहीं कहते। अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि इसे क्या कहते हैं? इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी पौधे के भोजन निर्माण की प्रक्रिया है ये, परंतु यह श्वसन नहीं है। इसे श्वसन बिल्कुल नहीं कहेंगे। आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं करना कि पौधे श्वसन के दौरान CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आप इसे बिल्कुल गांठ बांध ले इस बात को कि यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन नहीं है। श्वसन के दौरान पौधे हमारी तरह ही ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन का लेना हमारी तरह ही है और CO2 का छोड़ना भी हमारी तरह है। तो CO2 का निष्कासन यानी श्वसन के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ बना वह क्या है? वह CO2 है जिसे पौधे निष्कासित करेंगे। अब यह निष्कासन की प्रक्रिया कैसे होगी? तो वह भी इसी स्टोमाटा के थ्रू होगी। यानी जब स्टोमाटा खुली रहेगी तो CO2 गैस इसे बाहर की ओर निष्कासित कर दिए जाएंगे। तो स्टोमाटा क्या करती है आपने देख लिया। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो बाई प्रोडक्ट बना है ऑक्सीजन, उसका भी निष्कासन इसी स्टोमाटा के थ्रू होता है। और श्वसन के दौरान जो उत्सर्जी पदार्थ बना है CO2, उसे भी निष्कासित इसी स्टोमाटा के थ्रू किया जाता है। बच्चों, यह तो हमने जान लिया कि गैसियस वेस्ट को पौधे किस प्रकार से निष्कासित करते हैं। इसके अलावा पौधे में एक्सेस वाटर भी होता है जिसके पौधे निष्कासित करते हैं। अब आप बताओ कि आपके अंदर एक्सेस वाटर किस तरह से निष्कासित होता है? यूरिन के थ्रू या फिर पसीने के थ्रू। तो पौधे किस प्रकार से अपना एक्सेस वाटर निष्कासित करते हैं? पौधे में भी तो कोई ऐसी प्रक्रिया होगी ना जिसके द्वारा पौधे अपना एक्सेस वाटर बाहर फेंक सकते हैं, क्योंकि जितनी वाटर जाइलम ने एब्जॉर्ब किया है उतनी सारी वाटर की जरूरत पौधे को नहीं होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि पौधे की जड़ के द्वारा यानी रूट के द्वारा H2O का यानी जल का अवशोषण होता है। और बच्चों, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जाइलम टिश्यू मिट्टी से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करती है और पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। तो आप डायग्राम में अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि जल का अवशोषण हो रहा है और यह पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच रहा है। तो क्या जाइलम टिश्यू ने जितने जल का अवशोषण किया उन सारे जल की जरूरत पौधों को है? नहीं है। जितनी जरूरत होती है उतनी तो पौधे यूटिलाइज करते हैं, लेकिन जो एक्सेस वाटर है यानी जो एक्सेस वाटर है उसे क्या करना है? उसे तो निष्कासित करना ही होगा। प्लांट बहुत ज्यादा वाटर स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए उसे निष्कासित करना जरूरी होता है और पौधे अपने एक्सेस वाटर को वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निष्कासित करते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकलने वाला जल किस प्रकार से निकलता है? स्टोमाटा के थ्रू ही निकलता है। पत्तियों में उपस्थित जो रंध्र होते हैं
उन्हें स्टोमाटा कहते हैं और इन्हीं स्टोमाटा के द्वारा एक्सेस वाटर बाहर निकाल दिया जाता है। और इसके अलावा पौधे के विभिन्न भागों में भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और पौधे में जो एक्सेस वाटर है वह बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चों, बहुत से पौधे उत्सर्जित पदार्थ के रूप में कार्बनिक अपशिष्ट को उत्पन्न करते हैं। कार्बनिक अपशिष्ट यानी बायोकेमिकल्स जो उनकी मृत कोशिकाओं जैसे अंतःकाष्ठ यानी हार्टवुड में स्टोर रहते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यह अंतःकाष्ठ यानी हार्टवुड की डायग्राम है और यह जो बीच का पोर्शन है यह थोड़ा डार्क है और आउटर एरिया थोड़ा लाइट है। तो यह जो एरिया डार्क है उसमें उत्सर्जित पदार्थ टेनिस भरा हुआ है, जिसके कारण टेनिस के जमाव के कारण ही यह डार्क कलर की हो गई है और यह सेंट्रल पार्ट है। सेंट्रल पार्ट यानी बीच में होने के कारण ही इसे हार्टवुड नाम दिया गया है। जैसे हार्ट क्या है, हमारे अंदर जो हार्ट है वह क्या है, सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन है ना। तो उसी तरह से ये पौधों का सेंट्रल पार्ट है, जिसके कारण इसे हार्टवुड कहते हैं। इसे ड्यूरामेन के नाम से भी जानते हैं, अंतःकाष्ठ को ड्यूरामेन भी कहते हैं। तो बीच वाली जो पोर्शन है, जो डार्क पोर्शन है, वो हार्टवुड कहते हैं उसे। और जो आउटर लेयर, जो लाइट कलर की पोर्शन आपको दिख रही है, उसे सैपवुड कहते हैं। तो सैपवुड के बारे में यहाँ नहीं जानना है, लेकिन हार्टवुड के बारे में जानना है। हार्टवुड में उत्सर्जित पदार्थ स्टोर होता है, यानी टेनिस उसमें स्टोर होता है, जिसके कारण इसका रंग गाढ़ा हो गया है। और यह हार्टवुड क्या है, यह जाइलम टिश्यू है। जाइलम टिश्यू जब ओल्ड हो जाते हैं तो उनमें उत्सर्जित पदार्थ को स्टोर कर दिया जाता है। यह जो पार्ट है यह लिविंग नहीं होता। यह हार्टवुड क्या है, जाइलम टिश्यू है और यह लिविंग पार्ट नहीं है पौधों का, यह डेड पार्ट होता है। इसमें उत्सर्जित पदार्थ स्टोर कर दिया जाता है। पौधे इस तरह से अपने कार्बनिक अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं। बच्चों, पौधे कभी कभी अपने उत्सर्जित पदार्थ को पत्तियों में भी स्टोर करके रखते हैं और पेड़ की छाल, जिसे बार्क कहते हैं, उसमें भी स्टोर करके रखते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि पौधे पत्तियों में अपना वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करके रखते हैं। तो जब पत्तियों में वेस्ट प्रोडक्ट पूरा भर जाता है तो बच्चों, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि पत्तियां पीले रंग की हो गई हैं, मुरझा सी गई हैं। ऐसा क्यों हुआ है भला? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पौधे ने अपना उत्सर्जित पदार्थ इसमें स्टोर कर दिया है। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह जो प्लांट है इससे इसकी छाल अलग हो रही है। और ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस प्लांट ने अपना उत्सर्जित पदार्थ अपनी छाल में स्टोर कर दिया है। अब जब यह छाल पेड़ से अलग होगी तो उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन हो जाएगा। तो बात आई समझ में कि पौधे जब अपना उत्सर्जित पदार्थ पत्तियों में और अपनी छालों में स्टोर करके रखते हैं तो पत्तियां जब प्लांट से अलग होती हैं और जब बार्क यानी पेड़ की छाल जब पेड़ से अलग होते हैं तो उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन हो जाता है। बच्चों, जिस तरह से हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की चयापचयी क्रियाएं होती हैं और विभिन्न प्रकार के उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड इत्यादि, उसी तरह से पौधे भी सजीव हैं। तो जाहिर सी बात है कि विभिन्न चयापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप इनमें भी विभिन्न प्रकार के उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं। कुछ ऐसे मेटाबॉलिक पदार्थ जो कि पौधों के लिए बहुत आवश्यक नहीं है, उन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और इनमें है टैनिन, रेजिन, गोंद इत्यादि। तो ऐसे पदार्थों का निष्कासन भी पौधों के लिए अनिवार्य हो जाता है ना। तो पौधे इनका निष्कासन कैसे करेंगे? तो पौधे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यानी टैनिन, रेजिन एवं गोंद को भी निष्कासित करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? टैनिन को पौधे वृक्ष की छाल यानी बार्क में स्टोर कर देते हैं और जब वृक्ष से छाल गिरते हैं तो उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन हो जाता है। उसी तरह से रेजिन एवं गोंद पौधे कहाँ स्टोर करते हैं? पुराने जाइलम में स्टोर करते हैं। तो इस तरह से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का निष्कासन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वृक्ष की छाल में टैनिन का स्टोरेज होता है और
पुराने जाइलम में रेजिन एवं गोंद का स्टोरेज होता है। तो इस प्रकार से जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका उत्सर्जन हो जाता है। बच्चों, कुछ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गाढ़े दूध या तरल के रूप में संचित रहते हैं, जिसे लैटेक्स कहते हैं। यह जो पौधे गाढ़े दूध या तरल पदार्थ सेक्रीट करते हैं इन्हें लैटेक्स कहते हैं और इन्हीं लैटेक्स में उत्सर्जी पदार्थ संचित रहते हैं। और इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं पीपल, बरगद, पीला कनेर, यूफोर्बिया इत्यादि। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह यूफोर्बिया की प्लांट है। इसमें से दूध जैसी पदार्थ सेक्रीट हो रही है। यह जो व्हाइट कलर की दूध जैसी पदार्थ है इसे ही लैटेक्स कहते हैं। और लैटेक्स शब्द का प्रयोग प्राकृतिक लैटेक्स रबड़ के लिए किया जाता है। तो आपने जान लिया कि पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ गाढ़े दूध या तरल पदार्थ के रूप में संचित करते हैं, जिसे लैटेक्स कहते हैं। और इस लैटेक्स शब्द का प्रयोग प्राकृतिक लैटेक्स रबर के रूप में किया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह जो लैटेक्स है यह एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखें। बच्चों, जलीय पौधे किस प्रकार से अपने उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन करते हैं, अब यह जान लेते हैं। जलीय पौधे अपने उत्सर्जी पदार्थ को विसरण क्रिया के द्वारा सीधे जल में निष्कासित करते हैं। तो जलीय पौधे में कोई टेंशन ही नहीं है। जलीय पौधे जल में रहते हैं और अपने उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन विसरण क्रिया के द्वारा सीधे जल में कर देते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यह वाटर लिली का पौधा है, एक जलीय पौधा है और इसमें जो उत्सर्जी पदार्थ होंगे उसका सीधा निष्कासन जल में होगा विसरण क्रिया के द्वारा। ठीक है, तो बच्चों हमने अब तक जितनी स्टडी की है उसे एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने क्या स्टडी किया कि पौधे की पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं जिन्हें स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं, इन्हीं रंध्र के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थ ऑक्सीजन का निष्कासन कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि श्वसन क्रिया के उपरांत जो उत्सर्जी पदार्थ बने थे CO2, पौधे भी श्वसन की क्रिया में CO2 का ही निष्कासन करते हैं। हमारी तरह ही पौधे भी CO2 का निष्कासन करते हैं। तो CO2 का निष्कासन भी किस प्रकार से हो रहा है? CO2 का निष्कासन इसी स्टोमाटा के द्वारा हो रहा है। वहीं हमने एक और चीज देखी थी कि पौधे के अंदर जो एक्सेस वाटर है उसे पौधा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बाहर निकाल देता है और यह भी स्टोमाटा के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है। पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ पत्तियों में भी स्टोर करते हैं और पेड़ की छाल में भी स्टोर करते हैं। और जब वृक्ष से पत्तियां गिरती हैं या पेड़ की छाल पेड़ से अलग होते हैं तो उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन हो जाता है। पौधे पेड़ की छाल में क्या क्या स्टोर करते हैं, आप एक बार रिकॉल करें कि पेड़ की छाल में टेनिन स्टोर करते हैं। पौधे ओल्ड जाइलम यानी पुराने जाइलम में भी अपने उत्सर्जी पदार्थ स्टोर करते हैं। किस रूप में करते हैं? रेजिन एवं गोंद के रूप में। अब इसका एग्जाम्पल कौन सा है? गोंद के रूप में बबूल के पौधे में उत्सर्जी पदार्थ स्टोर किए जाते हैं और चीड़ के पौधे में यानी पाइन्स में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में रेजिन को स्टोर किया जाता है। और हमने क्या देखा कि पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ गाढ़े दूध या तरल पदार्थ के रूप में भी स्टोर करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते हैं। यूफोर्बिया का एग्जाम्पल हमने देखा। पीपल, बरगद, पीला कनेर इत्यादि भी इसके एग्जाम्पल है। लैटेक्स शब्द का प्रयोग प्राकृतिक लैटेक्स रबर के रूप में किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जलीय पौधे विसरण क्रिया के द्वारा अपने उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन जल में ही कर देते हैं। तो ये सारी बातें हो गई पौधों में उत्सर्जन के बारे में। और हमने यह भी जाना कि पौधे अपने कार्बनिक अपशिष्ट यानी बायोकेमिकल्स कहाँ स्टोर करते हैं? हार्टवुड में करते हैं। हार्टवुड क्या है? यह डेड जाइलम टिश्यू है। तो इस तरह से हमने पादप में उत्सर्जन की स्टडी समाप्त कर ली है। पादप में उत्सर्जन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे सब मैंने डिस्कस किए हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, इसे लाइक एवं शेयर करना न भूलें। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किया तो मैं 11th और 12th की भी तैयारी करवा रही हूँ। 10th के बाद आपके 11th और 12th की भी तैयारी हो जाएगी, तो इसलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।